नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। राकेश टिकैत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों के बावजूद किसानों की समस्याएं बरकरार हैं और यह स्थिति देश को गड्ढे में ले जाएगी और पूरा देश बिकने की कगार पर आ जाएगा। टिकैत ने हरियाणा के किसानों और जनता के बीच मौजूद नाराजगी के बावजूद बीजेपी की जीत पर संदेह जताते हुए इसे गालमेल का नतीजा बताया। आज हिजबुल्लाह ने इजराइल के नागरिकों को धमकी दी है, उन्हें चेतावनी दी कि वे जल्द से जल्द अपने शहर छोड़ दें। हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला जारी रखा तो वह इजराइल के शहरों पर नियमित हमले करेगा। इजराइल ने भी अपनी सेना को दक्षिणी लेबनान में तैनात कर दिया है और यह संघर्ष बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर कहा कि पार्टी को इस हार से सीख लेनी चाहिए और अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता की समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है और पार्टी को अपने कार्यों में पारदर्शिता लानी होगी। वाड्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व को भविष्य के चुनावों में अधिक संगठित और मजबूत रणनीति के साथ आना चाहिए ताकि पार्टी फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल कर सके। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम पर संजय राउत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। कांग्रेस को लगा है बहुत ही जोरदार झटका और अब कांग्रेस ने जो गलतियां की, जो चूक पार्टी से हुई, उसको लेकर तमाम विश्लेषण, तमाम जो जानकारियां हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। इस वीडियो में उन्हीं में से एक पहलू पर हम बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई और अपने सहयोगियों की अनदेखी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि धारा 370 का मुद्दा अभी भी उनके लिए जीवंत है। उन्होंने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर सही तरीके से चर्चा नहीं होती, वे आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय केंद्र सरकार से धारा 370 वापस लेने की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन उनका मानना है कि भविष्य में सरकार बदलेगी और तब इस मुद्दे पर बात हो सकती है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि धारा 370 के खत्म होने के बाद ये पहली बार है जब राज्य में चुनाव हुए हैं और इस जीत से साबित होता है कि लोग केंद्र सरकार के फैसले से सहमत नहीं हैं। फरूक अब्दुल्ला ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर एनसी की सरकार बनती है तो उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये नतीजे अप्रत्याशित हैं और पार्टी उनकी जांच कर रही है। उन्होंने हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना करती है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जीत को भारत की संविधान और लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत बताया। गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि पार्टी हरियाणा में आ रही शिकायतों को चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी और इस लड़ाई को सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जारी रखने का संकल्प लिया है। राहुल गांधी के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने हार के कारणों का विश्लेषण करने की योजना बनाई है और वे अपने कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि इस बार दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनका यह बयान इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि दक्षिण हरियाणा को 1967 के बाद से कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला है। राव इंद्रजीत सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं, ने पहले भी अपनी इस इच्छा को व्यक्त किया है और इसे अपने राजनीतिक करियर का एक प्रमुख लक्ष्य मानते हैं। हालांकि उनकी इस मांग को लेकर कुछ मतदाता असंतोष भी व्यक्त कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि राव का ध्यान केवल व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ पर है, न कि क्षेत्रीय विकास पर।
दक्षिण हरियाणा की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यह देखने वाली बात होगी कि क्या राव अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे या फिर स्थानीय समस्याओं और असंतोष के कारण उनका मार्ग कठिन होगा। इससे यह साफ है कि राव इंद्रजीत सिंह की मुख्यमंत्री बनने की चाहत हरियाणा की राजनीति में आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर ली है। चुनाव के बीच एक मुद्दा राम रहीम का भी गूंजा। दरअसल प्रदेश में बीते दिनों कांग्रेस और अन्य दलों ने राम रहीम को मिल रही बार-बार पैरोल को लेकर हमला बोला था। उनका आरोप था कि चुनाव से ऐन मौके पर राम रहीम को रिहाई दी गई है। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद यह साफ हो गया कि इसका फायदा बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को ज्यादा मिला है। हरियाणा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते समय यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के लिए जाट राजनीति एक बड़ी चुनौती बन गई है। जाट समुदाय के बीच कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ है, जिससे पार्टी को चुनावी मैदान में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय भी कांग्रेस से छिटक गए हैं, जिससे उनकी वोट बैंक में कमी आई है। यह स्थिति पार्टी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि हरियाणा में जाट और अन्य सामाजिक समूहों का बड़ा राजनीतिक प्रभाव है। इस राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कांग्रेस को अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है, ताकि वह इन समुदायों का समर्थन फिर से प्राप्त कर सके और आगामी चुनावों में सफल हो सके। हरियाणा के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2024 के चुनावों में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जिसमें दादा मोती एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। भाजपा के 2 बार के विधायक और मंत्री मूलचंद शर्मा ने फिर से चुनावी मैदान में अपनी ताकत दिखाई, जबकि कांग्रेस ने उनकी पोती पराग शर्मा को उम्मीदवार के रूप में उतारा। हालांकि कांग्रेस की उम्मीदवारी के बावजूद पराग शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। यह मुकाबला न केवल परिवार के बीच की राजनीति को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि किस तरह क्षेत्रीय समीकरण और पार्टी का आधार चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं। इस हार ने कांग्रेस की चुनौतियों को उजागर किया, खासकर जब भाजपा की मजबूत स्थिति के सामने उनकी रणनीतियां प्रभावी नहीं रहीं। इस तरह के मुकाबले हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति को दर्शाते हैं, जहां पारिवारिक राजनीतिक विरासतें महत्वपूर्ण होती हैं और यह हार भाजपा की सत्ता में मजबूती को दर्शाती है। दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आया है, जब आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी AAP की विधायक हैं, को नया बंगलो आवंटित किया गया है। यह बंगलो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के नजदीक स्थित है और इसे लेकर कई राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बंगलो, जो कि एक प्रमुख राजनीतिक स्थल है, अब आतिशी के लिए भी एक नई पहचान बन सकता है। यह स्थिति उनकी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत करती है, खासकर जब दिल्ली चुनावों की तैयारी हो रही हो। AAP के सांसद संजय सिंह ने इस नई आवासीय स्थिति का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि इससे पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को और मजबूती मिलेगी। उनका मानना है कि यह कदम AAP और भाजपा के बीच चल रही राजनीतिक टकराव में एक महत्वपूर्ण तत्व साबित होगा। वहीं भाजपा ने इसे एक राजनीतिक हथकंडा बताते हुए आलोचना की है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। इजरायल पर ईरान के हमले और रेजा पहलवी का वीडियो संदेश हाल के दिनों में ईरान द्वारा इजरायल पर किए गए जबरदस्त हमलों ने मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ा दिया है। ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजरायल को धमकी देते हुए कहा है कि यदि हमला जारी रहा तो ईरान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इस स्थिति में कई विशेषज्ञों ने ईरान की प्रतिक्रिया के तौर पर दूसरे पक्ष से भी हमलों की आशंका जताई है। इस बीच शाह पहलवी के बेटे क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वह ईरान में फिर से लोकतंत्र के लिए नेतृत्व करने को तैयार हैं। रेजा पहलवी, जो निर्वासित जीवन बिता रहे हैं, ने अपने संदेश में ईरान में राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता को स्पष्ट किया। उनका यह बयान उस समय आया है जब ईरान में असंतोष और लोकतांत्रिक मांगें तेज हो रही हैं।
रेजा पहलवी का कहना है कि वे ईरान के लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में मदद करना चाहते हैं। इस स्थिति से पता चलता है कि मध्य पूर्व की राजनीति में तेजी से बदलाव आ सकता है, खासकर जब हमलों की आशंकाओं और लोकतांत्रिक बदलाव के बीच संतुलन बनाने की बात आती है। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए आसानी से पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है और एक बार फिर से सारे समीकरण, सारी भविष्यवाणियां और सभी विश्लेषण धरे के धरे रह गए हैं। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस उसका आसानी से फायदा भी उठा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्ता विरोधी लहर तो छोड़िए, पार्टी ने पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें अर्जित की और तो और 2019 में जहां गठबंधन से सरकार बनानी पड़ी थी, इस बार पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बना ली। इस चुनाव को जीतने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में लगातार 3 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि हरियाणा में कोई भी पार्टी आज तक जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाई थी। हरियाणा में भाजपा ने हैट्रिक लगाई है, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इन चुनाव परिणामों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण नसीहत दी है। केजरीवाल ने कहा कि चुनावों को हल्के में लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी दी कि वे मतदाताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करें और चुनावी प्रक्रिया को गंभीरता से लें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राजनीतिक पार्टियों को अपनी रणनीतियों पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर जब चुनावी परिणाम विभिन्न राज्यों में भिन्न हो रहे हैं। केजरीवाल का यह बयान संकेत देता है कि चुनावी राजनीति में बदलाव की हवा चल रही है और सभी दलों को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। राडवान फोर्स, जिससे इजरायल की फोर्स IDF को सबसे ज्यादा खतरा रहता है क्योंकि इसे तैयार किया है ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने। कहा जाता है कि पासदाराने इस्लाम के कमांडो ही उन्हें पूरी ट्रेनिंग और ताकत फराहम करते हैं। रेडवान फोर्स के लिए हिजबुल्लाह के सबसे जांबाज लड़ाकों चुना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर IRGC उन्हें स्नाइपर शूटिंग और टैंक जंग की बाकायदा ट्रेनिंग देती है। रेडवान फोर्स के लड़ाकों को इस भरोसे के साथ तैयार किया जाता है कि वो इजरायल के खिलाफ फ्रंट पर रहकर मोर्चा संभालेंगे। जानकार बताते हैं कि रेडवान फोर्स के जंगजुओं को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मोटरसाइकिल ने इजरायल की सीमा को पार कर सकें, जैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किया था। जम्मू कश्मीर में एक बार आतंकियों ने भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाया है। अनंतनाग में सेना के 2 जवानों को आतंकियों ने किडनैप कर लिया। इनमें से एक जवान किसी तरह से आतंकियों को चकमा देकर भाग निकला, जबकि एक जवान का अब शव बरामद हुआ है। जवान के शरीर पर गोलियों के निशान मिले हैं। अगवा किए गए जवान का शव अनंतनाग के जंगल से बरामद किया गया है। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि जवान के शरीर पर गोलियों और चाकू के काटे जाने के निशान मिले हैं। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में अंदरूनी फूट और असमानता के चलते कांग्रेस ने जीती हुई बाजी हार गई। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर के विवाद और नेतृत्व की कमजोरी ने चुनावी रणनीति को प्रभावित किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वह आगे की चुनावी चुनौतियों का सामना कर सके। उनका यह बयान कांग्रेस की पराजय को दर्शाता है, जहां उन्होंने पार्टी की स्थिति को सुधारने की जरूरत को रेखांकित किया। ओवैसी ने अन्य राजनीतिक दलों को भी चेताया कि चुनावी नतीजों से सबक लेना आवश्यक है और दलों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद तेजस्वी यादव ने पटना लौटने के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी जीत का सही अंदाजा नहीं था, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जनता मालिक है और मालिकों का हुक्म सभी को मानना चाहिए। तेजस्वी ने इस जीत को जनादेश के रूप में देखा और कहा कि राजनीति में जनता की आवाज सर्वोपरि होती है।
उन्होंने यह भी कहा कि यह परिणाम भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है और अन्य दलों को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उनकी टिप्पणी यह दर्शाती है कि वह चुनावी नतीजों के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। इस तरह का बयान राजनीति में आदान प्रदान और जनादेश की महत्ता को रेखांकित करता है। भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। इस मौके पर उन्होंने महिला पहलवान विनेश फोगाट की जीत को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, जहां जहां कांग्रेस जाएगी वहां वहां इसका सत्यानाश होगा। उनका यह बयान कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए पार्टी की स्थिति को कमजोर बताता है। बृजभूषण ने इस चुनावी जीत को भाजपा के लिए एक मजबूत संदेश माना और कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक आक्रामकता को बढ़ाने की बात कही।